हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए जो 9th क्लास है उसमें मैं ग्रामर पोर्शन में सिंपल फ्यूचर लेकर आया हूं। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दें इधर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सिखाया था और सजेस्ट किया था कि उनकी आप प्रैक्टिस करें और उनको लर्न करें, ठीक है। तो आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर बताऊंगा और इसके रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेशन ये सब बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन वगैरह ये सब। तो धीरे धीरे सभी टेंसेस की हम ये सीखेंगे एंड उसके बाद में हम सेंटेंसेस जो है प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो हिंदी टू इंग्लिश हो या एग्ज़ाम में जो हमारा सेंटेंसेस आते हैं इंग्लिश के, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए हिंदी में पहचान, इंग्लिश में भी, ये सब हमें आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हिंदी में पहचान क्या होती है इसकी, ठीक है। तो इसकी पहचान में ये आता है कि सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में इसमें क्या आता है, गा, गे, गी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाक्य के अंत में गा, गे, गी, ठीक है। ये इसकी पहचान हिंदी में होती है। उसके बाद में हम सीखेंगे इसके नियम। तो इसके नियम क्या होते हैं वो भी आप सीख लें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल एंड शैल, ठीक है। तो विल और शैल, तो जब विल शैल आते हैं तो उसमें हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। तो इसमें हमेशा आई और वी ही देखा करते हैं। तो जिसमें आपका रूल बनेगा कि आई और वी के लिए किसका यूज़ करेंगे, हम शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। शैल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पर शैल का प्रयोग मैंने आपको बताया है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि आई और वी के अलावा, आई और वी के अतिरिक्त, यानी आई और वी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सभी के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी विल इज यूज्ड फॉर अदर नाउन एंड प्रोनाउंस, ठीक है बच्चों। ये हो गए विल शैल का यूज़। अब हम ये सीखेंगे कि विल शैल जिस सेंटेंस में आते हैं उसमें वर्ब कौन सी आती है। तो हम लिखेंगे विल शैल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ना लगाएं, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसके पैटर्न हैं, या फिर अपन फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें पैटर्न क्या रहेगा आप ये भी सीख लें। तो सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव, देन उसके बाद में आपका आएगा नेगेटिव, देन आएगा इंट्रोगेटिव, देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ओके। ये सारे आप फॉर्मेशन लर्न कर लें, सीख लें, तो आपको हेल्प होगी इसमें। तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपका विल शैल, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट, तो ये नेगेटिव है तो नॉट आएगा विल शैल के बाद, यानी विल शैल प्लस नॉट। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ थी, आगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे विल शैल, इसके बाद में आपका रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म
देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें भी आपका विल सेल आगे रहेगा। ठीक है, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद में आप नॉट लिखोगे क्योंकि ये नेगेटिव भी है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसका विशेष ध्यान रखोगे। अब मैं यहाँ पर अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। ये अंडरलाइन मैंने इसलिए की है क्योंकि हमारे जब एग्ज़ाम में इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं उसमें सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, बाकी जो भी होता है वो भी लिखा हुआ होगा सिवाय इसके। तो जहाँ पर आपका एग्ज़ाम में डैश आएगा सेंटेंस में, वहाँ पर आपको ये फिल करना है। इसीलिए मैं वहाँ पर क्या बना रहा हूँ, अंडरलाइन बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, विल सेल फर्स्ट फॉर्म, विल सेल नॉट फर्स्ट फॉर्म, ये आपको लिखना होगा यदि वहाँ पर कौन सा टेंस हो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सिंपल फ्यूचर के जो इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि इसमें इंग्लिश के सेंटेंस के जो वर्ब्स होते हैं एडवर्बियल्स होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या होती है जो, ताकि आपको इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान हो सके। उसमें बच्चों आपके एक तो रहेगा टुमारो। ठीक है, टुमारो रहेगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ओके, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट के बाद में एक आता है इसमें द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग वीक, ठीक है, फॉलोइंग मंथ, ये आपके इसमें रहेंगे। फिर इसमें रहता है द कमिंग, द कमिंग मंथ, द कमिंग ईयर। ठीक है, ये आपके इसमें रहेंगे। ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट, आने वाला। तो जो आने वाला जो भी समय होता है वो सारा किस में जाएगा, वो सारा जाएगा सिंपल फ्यूचर में। अब बात करूँ मैं यदि एग्ज़ाम में सेंटेंस की, तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, ध्यान रखना कि राइट द करेक्ट फॉर्म, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs given in the brackets। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है। फिर नीचे आपके सेंटेंसेस दिए रहते हैं ऐसे, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप ये कैसे करोगे। जैसे एक सेंटेंस आया कि टुमारो माई फ्रेंड डैश और ब्रैकेट में लिखा है कम। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है कि आई गो देयर यस्टरडे, ये सेकंड सेंटेंस हुआ आपका। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है आपका लास्ट वीक माई टीचर डॉट और ब्रैकेट में कम। ठीक है, देन उसके बाद में लिखा है सी प्ले विद मी, ओके, 2 years ago। ठीक है, ये आपके सेंटेंस है। तो इसको हम करेंगे कैसे वो आप सीखें। तो देखो बेटा कि यहाँ पर टुमारो लिखा है, तो टुमारो जो है वो किस में है, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये किसका हुआ, सिंपल फ्यूचर का हुआ। तो सिंपल फ्यूचर की पहले आपने पहचान करी, तो पहला काम आपका क्या हुआ कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि टेंस की पहचान आपने कैसे करी, टुमारो से। टुमारो यदि आपको लर्न होगा कि टुमारो जो है किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें विल सेल लगाना है और फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है। ठीक है ना, तो पहला काम क्या हुआ, टेंस की पहचान। दूसरा काम उस
टेंस का सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, तो इसमें कौन सा है, ये है, ये है, ये कौन सा है, तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर पुट करेंगे। तीसरा काम कौन सा होगा आपका कि वाक्य पहचानने के बाद में आपको उसका क्या आना चाहिए, फॉर्मेशन या पैटर्न जो है वो आपको लर्न होना चाहिए। फिर डैश वाली बात, तो ये जो है टुमारो माय फ्रेंड कम, तो पीछे क्या है, कुछ नहीं है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो इन 2 में आता है, तो क्वेश्चन मार्क तो किसी में ही नहीं है, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, इसमें आपका नॉट आता है लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि नॉट भी नहीं है, तो ये हुआ अफर्मेटिव। कौन सा हुआ, अफर्मेटिव। तो माय फ्रेंड के लिए क्या आएगा, विल, क्योंकि आई और वी में शैल आता है, बाकी सब में क्या आता है, विल, और विल शैल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपकी होगी फर्स्ट फॉर्म, कम, ठीक है। तो विल कम, टुमारो माय फ्रेंड विल कम, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। धीरे धीरे हम और भी सेंटेंसेस सीखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आऊँगा, तो उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों के मिक्स सेंटेंसेस लेकर हम सीखेंगे। पहले 1 बाय 1 करके सीखेंगे, देन उसके बाद में सबके एक साथ हम करेंगे। तो आई गो देयर यस्टरडे, अब यस्टरडे किस में आता है, तो यस्टरडे आता है सिंपल पास्ट में, किस में आता है, सिंपल पास्ट में। तो ये जो सेंटेंस हुआ वो सिंपल पास्ट का हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें टुमारो से टेंस को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद में इसमें यस्टरडे से आइडेंटिफाई करा अपन ने, तो यस्टरडे हुआ सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का ये कौन सा सेंटेंस, तो पहले टेंस की पहचान करी, फिर टेंस का सेंटेंस कौन सा हुआ, ये हुआ अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और नॉट भी नहीं लिखा हुआ। तो जिस वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, जिसमें नॉट भी नहीं होता है, वो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव का, ठीक है। तो अफर्मेटिव में मैंने आपको ये सिखाया था कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे सेकंड फॉर्म। तो गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वेंट, आई वेंट देयर यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका लास्ट वीक माई टीचर डैश कम, तो लास्ट वीक हमें क्या शो करता है कि ये लास्ट वीक जो है लास्ट किस में आता है, सिंपल पास्ट में, ये भी आपका सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, टेंस की पहचान किससे, लास्ट वीक से, ठीक है ना। तो ये हुआ कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। अब बात ये आती है कि सेंटेंस कौन सा, कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, नॉट भी नहीं, तो ये भी अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो माय टीचर सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, तो ये आपका हो गया यहाँ पर अफर्मेटिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिख दी। शी प्ले विद मी 2 years ago, ठीक है, 2 years अगो किस में आता है, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का ये कौन सा है, ये भी सिंपल पास्ट का आपको अफर्मेटिव लग रहा होगा। क्यों अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें फिर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, और नॉट भी नहीं है। सपोज करो यहाँ पर मैं यदि नॉट लिख दूँ, यानी यहाँ पर लिख दूँ मैं नॉट प्ले, क्या लिखूँ, नॉट प्ले, तो बच्चों ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, नेगेटिव। अब ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, किसका है, सिंपल पास्ट। कैसे पता चला हमें, अगो से। ये अगो क्या शो करता है कि अगो जो होगा वो सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक है ना। फुल स्टॉप और नॉट ये क्या शो करेगा, नेगेटिव सेंटेंस। हर सेंटेंस की अपनी अपनी पहचान है, हर टेंस की अपनी अपनी पहचान है। बिना आइडेंटिफाई किए यदि आपने सेंटेंस किए एग्जाम में तो आपके इनकरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं जितने भी आपको सजेशंस बताऊं आप लोग उसको ध्यान से सुने, ठीक है, और ध्यान से देखें और ध्यान से करें ताकि आपके मार्क्स अच्छा आते रहें। तो नॉट प्ले नेगेटिव में मैंने आपको सिखाया था कि डिड नॉट आता है, ठीक है ना। और डिड नॉट के साथ में तो जिस वाक्य में डिड आता है उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी डिड नॉट प्ले, ठीक है बच्चों, ये हो गया नेगेटिव। और यदि पीछे मान लो क्वेश्चन मार्क होता, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, तो हम डिड को कहाँ लेते, डिड आगे लेते,
नॉट नहीं आता उसमें, डिड शी प्ले, डिड शी प्ले, तो डैश एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो वो बन जाता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें विल सेल आगे, ये सेंटेंस आगे। इसी तरह हर टेंस में हम लोग करते रहेंगे ताकि आपके ये टॉपिक जो है धीरे धीरे क्लियर होता रहे। उसके बाद में और भी आपके टॉपिक्स है वो भी हमें करने, तो आप कंटिन्यू जो है देखते रहें वीडियो को और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स भी है, उनके भी वीडियोज़ है, उनको भी आप देखें। एक सब्जेक्ट नहीं होता, और भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसको लाइटली ना लें और पढ़ाई करते रहें ताकि आगे बोर्ड की क्लासेस में आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकें और वो लाइफ में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए 9th क्लास में ग्रामर पोर्शन का जो टेंस पार्ट है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने और समझें भी। ठीक है, तो हालांकि देखा यह जाता है कि ग्रामर पोर्शन में मार्क्स बच्चों के कम आते हैं, तो उसका रीज़न ये रहता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते। जब वो धीरे धीरे हायर क्लासेस में जाते हैं तब तक भी उनकी ग्रामर पुअर ही रहती है और पुअर होती रहती है, क्योंकि वो लोग सुनते समझते तो ज़रूर होंगे, लेकिन एक सजेशन जो टीचर देते हैं कि प्रैक्टिस करो, लर्न करो, रूल्स रेगुलेशंस, उन पे ध्यान नहीं देते, तो वो समझा हुआ भी बेकार होता है। जब तक हम उस समझे हुए पर सेल्फ स्टडी ना करें तब तक वो समझा हुआ सीखा हुआ सब बेकार है। तो जो भी आप टाइम यहाँ पे अभी दे रहे हो, देख रहे हो या सुन रहे हो, जो भी है, तो उसको यदि आप रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है, चाहे भले कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना है, तो उसको यदि आप रिवाइज नहीं करते हो, लर्न नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी उस पर नहीं करते हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है, वो टाइम देना भी बेकार है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप इस पर भी ध्यान देना जो मैंने ये बात आपसे अभी कही। तो बच्चों मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको सिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा, फिर रूल्स वगैरह बताऊंगा। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको सिंपल के तीनों टेंसेस करवाए थे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये टेंस आपको बताए थे। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखें, उनको भी आप जो है उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, लर्न करें। ठीक है, और खूब सारे सेंटेंस जैसा भी हो सके आपको जितना भी टाइम मिले वो आप कंटिन्यू करते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में पहचान बताने जा रहा हूँ, जिसकी होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में जब क्या आते हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके रूल्स। तो इसके रूल्स की बात करूं मैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसके हेल्पिंग वर्ब सिखाऊंगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन, एक वचन कर्ता के लिए क्या आता है बच्चों, इज। ठीक है, इज का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, इज का प्रयोग किया जाता है। देन इसके बाद में आपका आता है आर। आर आता है बहुवचन, बहुवचन कर्ता। ठीक है बच्चों, तो बहुवचन कर्ता के लिए आपका क्या यूज होगा, आर। इसका आप ध्यान रखें, इज और आर। थर्ड आपका आएगा कि वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, फोर्थ रहेगा कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, यानी आई एम, एम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको आप लर्न भी करना। तो इज़ आर एम हो गए।
एंड वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है ना। अब मैं आपको फॉर्मेशन लिखाता हूँ, इसके पैटर्न लिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको लिखूँगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन इज़आरएम, ठीक है बच्चों, देन आएगा आपका आईएनजी, ओके, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, ये चलेगा आपका। देन उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव में पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज़आरएम, हेल्पिंग वर्ब्स, देन उसके बाद नॉट, नॉट के बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे रहती है, यानी इज़आरएम आगे रहेंगे, इसके बाद में रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म और फिर रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आप जो है नोट भी करते रहें और साथ साथ लर्न भी करते रहें। देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें नोट भी आएगा और इज़आरएम भी आगे रहेंगे। तो इज़आरएम, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका चलेगा। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम में जब हमारा सेंटेंस आएगा वहाँ पर डैश फिलअप्स कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें यहाँ पर, जो मैं आपके अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके रहेंगे, यहाँ पे और इधर इज़आरएम, नॉट आईएनजी, ठीक है, ये हमें फिलअप्स में फिल करने हैं। अब मैं आपको इसकी इंग्लिश के वाक्यों की पहचान बताऊँ, एडवर्बियल्स। तो एडवर्बियल्स में क्या क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो इसमें आएगा एट प्रेजेंट या एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, नाउअडेज, नाउअडेज, ठीक है ना। ये आपके इसमें आइडेंटिफाई अपने को करना है इंग्लिश के सेंटेंस में, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना। जैसे एक सेंटेंस आया आप हमारा एग्ज़ाम में कि व्हाट डैश यू डैश डू नाउअडेज, नाउअडेज, ठीक है। या एक सेंटेंस आया डैश व्हाट डैश यू डैश, वेयर करते हैं यहाँ पर, WHERE, वेयर, वेयर डैश यू डैश गो एट दिस टाइम, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे करेंगे वो आप देखें कि सबसे पहली बात कि दोनों ही हमारे इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब बात ये आती है कि टेंस की पहचान करना मैंने क्या सिखाया, जैसे नाउअडेज लिखा है इसमें, तो नाउअडेज से क्या मालूम चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी इसमें इज़आरएम का यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यू, तो यू के लिए हमेशा किसका यूज़ होता है, आर का, तो व्हाट आर यू, और वर्ब के साथ किसका यूज़ होता है, आईएनजी का, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा इस तरह से। तो पहले हमने पहचान करी नाउअडेज से टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हमें लगा कि तो इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या आता है, इज़आरएम के साथ आईएनजी, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। फिर आता है वेयर डैश यू गो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये मैंने बॉक्स बनाया, ये किस में आता है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स मैंने क्या बता रखी है आपको, इज़आरएम, ठीक है, इज़आरएम के साथ में आईएनजी फॉर्म, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी यू के लिए हम क्या लगाएंगे, आर, वेयर आर यू गोइंग, और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह से जो है आपके एग्ज़ाम में भी सेंटेंस आया करते हैं और आपको ठीक इसी तरह फिल करने होते हैं। तो जो बच्चे कंटिन्यू स्टडी करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, उनके ही ग्रामर
अच्छी हो सकती है और उनके ही ग्रामर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अदरवाइज़ ग्रामर में मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं और उसका कारण यही होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप लोग सजेशंस को फॉलो नहीं करते हो। बस आप अभी भी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन पीछे जितने भी मैं सजेशंस बताता हूँ आपको कि इसको आप लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और इसका जो है सेंटेंसेस जितने भी है उसको आप देखें, है ना, और रेगुलर इसके टच में रहें। ये सारे सजेशंस फॉलो बहुत ही कम बच्चे करते हैं, इसीलिए इसमें मार्क्स भी कम आते हैं। तो कई इंटेलिजेंट बच्चों से मैंने सुना है कि उनके इंग्लिश में मार्क्स कम आने का रीज़न ग्रामर होती है, और उनका रिप्लाई यही रहता है कि हमने कहीं ना कहीं ग्रामर में ध्यान नहीं दिया, हमने सही से प्रैक्टिस नहीं करी या फिर सही से लर्न नहीं की। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें और अपने स्टडी को रेगुलर रखें, ठीक है। थैंक यू।